हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की सीरीज में हम कमीशंस के बारे में बात कर रहे थे, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। पार्ट 3 इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स यानी कि कमीशन। हम सेक्शन 75 से 78 तक इसके बारे में बताया गया है और हम इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और ये इसका प्रोसीजर कहाँ पे दिया गया है? ऑर्डर 26। जब भी कमीशन की बात होती है तो सेक्शन 75 से 78 तक इट इज रीड विद ऑर्डर 26। तो ये हमारा थर्ड वीडियो रहेगा। देखिए, सेक्शन 75 से 78 रीड विद ऑर्डर 26, ये किसके बारे में बात करें? कमीशन के बारे में। 26 में कितने रूल हैं? रूल 1 से लेके रूल 22 तक 22 रूल्स हैं। हमने रूल को कैसे डिवाइड किया था? तो हमने इन रूल्स को डिवाइड किया था। देखिए, रूल 1 से लेके रूल 8 तक आपका बात करता है किसी विटनेस को एग्जामिन करने के लिए जब कमीशन इशू किया जाता है। जो रूल 9 है आपका, 9 से लेके 10C तक कमीशन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन। 11 से 12 कमीशन टू एग्जामिन अकाउंट्स और 13 एंड 14 टू मेक द पार्टीशन। और जो रेस्ट है 15 टू 22 वहां जनरल प्रोविजन दिए गए हैं। आज हम बात करेंगे कमीशन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड कमीशन टू एग्जामिन द अकाउंट्स, यानी कि रूल 9 से लेकर 12 तक आज हम पढ़ेंगे। तो कमीशन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन यानी कि लोकली जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसके लिए कमीशन। देखिए, क्रिमिनल केसेस में ये काम कौन करता है? ये काम पुलिस करती है और सिविल केसेस में ये काम कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं। तो ऑर्डर 26 का रूल 9 टू 10C किसके बारे में बात करेगा? जब आपको लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन इशू करना होता है। रूल 9 की बात करते हैं, कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन। देखिए, ये बात करता है जब कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए आप कमीशन अपॉइंट करते हैं उसके बारे में। इन एनी सूट इन विच द कोर्ट डीम्स अ लोकल इन्वेस्ट, किसी भी ऐसे मुकदमे में जहां कोर्ट को कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन करानी है, आपको लोकली कोई जांच पड़ताल करानी है, टू रिक्विजाइट और प्रॉपर फॉर द पर्पज ऑफ इलूसिडेटिंग एनी मैटर इन डिस्प्यूट। भाई, जो आपका कंट्रोवर्सी है, जो कॉज ऑफ डिस्प्यूट है, उसमें अच्छे से आपको जांच पड़ताल करने के लिए एक लोकल इन्वेस्टिगेशन कराना है। और ऑफ असर्टेनिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या किसी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू निश्चित करनी है कितनी होगी। और द अमाउंट ऑफ एनी मैसने प्रॉफिट और डैमेजेस। मैसने प्रॉफिट हम बात कर चुके हैं, ये कहां पे आता है? जो मैसने प्रॉफिट है ये आपका सेक्शन 2 के सब सेक्शन 11 में डिफाइंड है। यानी कि जब आपकी प्रॉपर्टी किसी ने गलत तरीके से कब्जा रखी थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ड्यूरिंग दैट इंक्रोचमेंट उसने जो बेनिफिट पाया है उसे मैसनो प्रॉफिट कहते हैं। तो इन सब के लिए डैमेजेस और एनुअल नेट प्रॉफिट्स। द कोर्ट में इशू अ कमीशन to such person as it thinks fit, directing him to make such investigation and to report thereon to court। तो न्यायालय क्या करेगा? कमीशन दे देगा, वहां पे इशू कर देगा, और वो कमीशन वो लोकल इन्वेस्टिगेशन करेगा और न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। यह एक प्रोवाइजो दिया गया है। प्रोवाइजो बात करता है, where the state government has made rules as to the persons to whom such commission shall be issued, the court shall be bound by such rule। प्रोवाइजो यहाँ पे क्या दिया गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल बना रखा है कि आपको कमीशन इन्हीं लोगों को इशू करना है, भाई यही लोग कमीशन में जाएंगे, तो ऐसे रूल से जो है जो कोर्ट है वो क्या होगा? आपका बाउंड होगा। न्यायालय आपका बाउंड होगा ऐसे रूल से, स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल बना दिया। ये आपका रूल 9 था। रूल 10, अ प्रोसीजर ऑफ कमिश्नर। द कमिश्नर आफ्टर सच लोकल इन्वेस्टिगेशन एज ही डीम्स नेसेसरी एंड आफ्टर reducing in writing the evidence taken by him shall return such evidence together with his report writing signed by him to the court।
देखिए इसमें क्या दिया गया है कि कमिश्नर का क्या, जब कमिश्नर ने वो इन्वेस्टिगेशन कर ली, लोकल इन्वेस्टिगेशन अपनी कर ली, ठीक है, उसने क्या किया उसमें, एज ही डीम्स नेसेसरी, जैसा उसको उचित लगेगा वो क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट को जो उसने लिया है उसको लिखेगा, जो एविडेंस उसने लिया, अभी लोकल इन्वेस्टिगेशन में कुछ साक्ष्य उसने इकट्ठे किए होंगे, उन साक्ष्यों को वो एक रिटर्न फॉर्मेट में लिखेगा, और उसके बाद क्या करेगा, ही शैल रिटर्न सच एविडेंस टुगेदर विद हिज रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट के साथ रिटर्न कर देगा, कहाँ रिटर्न कर देगा, कोर्ट को, और वो जो रिपोर्ट है दैट शुड बी साइंड बाय हिम, वो उसके द्वारा साइन होनी चाहिए, ठीक है, यह ध्यान देने की बात है, कोर्ट में उसे देने से पहले वो उसको साइन करेगा। सब रूल 2 कहता है कि रिपोर्ट्स एंड डिपोजिशंस टू बी एविडेंस इन द सूट, कमिश्नर में एग्जामिन्ड इन पर्सन, कमिश्नर जो है वो एग्जामिन कर सकता है। देखिए आपको सबसे पहले एक चीज समझनी होगी कि जो कमीशन होते हैं इनके पास पूरी पावर होती है कि ये किसी को भाई एज ए विटनेस उसको एग्जामिन कर सकते हैं, इन पर्सन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जजमेंट नहीं दे सकते, ये सारे काम न्यायालय वाले कर सकते हैं लेकिन ये जजमेंट नहीं दे सकते, पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो जो हो ऐसी रिपोर्ट क्या होगी, द रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर, जो कमिश्नर रिपोर्ट है, एंड द एविडेंस टेकन बाय हिम, अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा और साथ में जो एविडेंस ली है वो, दो चीजों की यहाँ बात कर रहे हैं, बट नॉट द एविडेंस विदाउट रिपोर्ट, लेकिन एविडेंस बिना रिपोर्ट के नहीं चलेगा, रिपोर्ट देनी है। सेल बी एविडेंस इन द सूट, वो क्या होंगे, आपके मुकदमे में साक्ष्य होंगे, एंड सेल फॉर्म द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनेंगे, बट द कोर्ट और द विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, या तो न्यायालय खुद या न्यायालय की अनुमति से, कोई भी पार्टी जो है जो मुकदमे में है, मे एग्जामिन द कमिश्नर पर्सनली, वो कमिश्नर को एग्जामिन कर सकती है इन ओपन कोर्ट, टचिंग एनी ऑफ द मैटर रेफर्ड टू हिम और मेंशन्ड इन हिज रिपोर्ट, वो कमिश्नर को एग्जामिन किस चीज पे कर सकती है, कोई भी ऐसा मैटर जो उसकी रिपोर्ट में दिया गया है, और एज टू हिज रिपोर्ट और एज टू द मैनर इन विच ही हैज मेड द इन्वेस्टिगेशन, या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। अब मान लो भैया तो स्वयं कोर्ट, आपने रूल 9 में क्या किया, एक कमीशन इन्वेस्ट बना दिया, रूल 10 में क्या प्रोसीजर है, रूल 10 का सब रूल 1 ने क्या कहा कि लोकल इन्वेस्टिगेशन के बाद वो क्या करेगा, जब आपका इंस्पेक्शन हो जाएगा राइटिंग में उसको लिखेगा और कोर्ट को रिटर्न कर देगा, किसके साथ, एविडेंस प्लस उसकी रिपोर्ट, और जो रिपोर्ट और उसके डिपोजिशन होंगे, रिपोर्ट और जो उसने एविडेंस दिया वो आपके मुकदमे में साक्ष्य के तौर पे लिए जाएंगे, और कमिश्नर जो है, कमिश्नर साहब जो कमीशन के हेड थे, उनको एग्जामिन किया जा सकता है इन पर्सन न्यायालय में, किसके द्वारा, पार्टीज के द्वारा या उनके प्लीडर के द्वारा, या तो कोर्ट स्वयं कह सकता है या फिर विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट पार्टीज कर सकती हैं, और किस पे एग्जामिन करेंगे उसको, रिलेटेड टू हिज रिपोर्ट और हिज लोकल इन्वेस्टिगेशन। अभी देखते हैं सब रूल 3, वेयर द कोर्ट इज फॉर एनी रीजन डिससेटिस्फाइड विद द प्रोसीडिंग ऑफ द कमिश्नर। देखिए सब रूल 1 में रिपोर्ट दे दिया, रिपोर्ट देने के साथ साथ आपने एविडेंस दे दिया, सब रूल 2 कहता है रूल 10 का कि ठीक है भाई, ये रिपोर्ट और ये एविडेंस मुकदमे में साक्ष्यों के तौर पे लिए जाएंगे, कमिश्नर साहब को क्या है, लोकली एग्जामिन कर लिया गया न्यायालय में, लेकिन अभी न्यायालय जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। ये ध्यान देने की बात है कि जो न्यायालय है वो फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से जो न्यायालय है वो डिससेटिस्फाइड है, किससे, विद द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमिश्नर, ये कमिश्नर साहब ने जो प्रोसीडिंग है उनसे डिससेटिस्फाइड है, इट में डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड एज इट थिंक्स फिट, तो वो फर्दर उसके बाद इंक्वायरी दे सकता है न्यायालय अगर उसको ठीक लगता है, तो जैसा उसको ठीक लगेगा, ये कब करेगा, जब वो कमिश्नर की प्रोसीडिंग से डिससेटिस्फाइड। रूल 10A की बात करते हैं, कमीशन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। देखिए जब हम लोकल इन्वेस्टिगेशन की बात करते थे, अभी हम बात करेंगे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, where any question arising in a suit involve any scientific investigation which cannot in the opinion of court be conveniently conducted before the court, the court may, if it thinks it necessary
or expedient in the interest of justice, so to do issue a commission to such person as it thinks fit, directing him to inquire into such question and report thereon to the court. देखिए यहाँ पे क्या कहा है, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन अराइज हो जाता है मुकदमे में जो जिसमें क्या इन्वॉल्व है, कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है और वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन न्यायालय के नजरिए से, न्यायालय के विचार से कन्वीनियंट नहीं है कि को न्यायालय के सामने हो सकती हो, कोर्ट वहां पे क्या करेगा, अगर उसको सही उचित लगेगा तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कमीशन इशू कर देगा कि भाई जाओ इसके अंदर ये जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है इसको कराओ और हमें रिपोर्ट दो, ऐसा न्यायालय कह सकता है। सब रूल 2 यहाँ कहता है कि द प्रोविजन ऑफ रूल 10 ऑफ दिस ऑर्डर shall as far as may be apply in relation to a commissioner appointed under this rule as they apply in relation to a commissioner appointed under rule 9। ये कह रहा है कि जो रूल 10 में आपके 9 और 10 में जो कमिश्नर पे रूल अप्लाई होते हैं वो यहाँ भी अप्लाई होंगे। अभी चलते हैं रूल 10B पर, कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्टेरियल एक्ट। मिनिस्टेरियल एक्ट क्या होता है? मिनिस्ट्रियल एक्ट को हिंदी में बोला जाता है अनुसचिवीय। कोई अनुसचिवीय कार्य है उसके परफॉर्मेंस के लिए कमीशन के बारे में बात करेगा रूल 10B। देखिए सब रूल 1 यहाँ पे क्या कहता है, वेयर एनी क्वेश्चन अराइजिंग इन अ सूट इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ एनी मिनिस्ट्रियल एक्ट which cannot in the opinion of court be conveniently performed before the court। कमीशन उन्हीं चीजों के लिए होता है जो न्यायालय में नहीं हो सकती हैं। देखिए जब कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज हो जाता है मुकदमे में जो उसमें क्या इन्वॉल्व करता है, परफॉर्मेंस ऑफ एनी मिनिस्ट्रियल एक्ट, कोई मिनिस्ट्रियल एक्ट है वो उसमें इन्वॉल्व है और न्यायालय क्या कहता है कि भाई हमारे हिसाब से ये कन्वीनियंट नहीं होगा कि ये कोर्ट के सामने परफॉर्म किया जाए, तो वहां कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में इफ और रीजन टू बी रिकॉर्डेड और कारण लिखेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी और एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के लिए ये बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? एक कमीशन इशू करना किसी ऐसे व्यक्ति के हो जो न्यायालय को उचित लगे, और जिसको कमीशन इशू करेगी उसको क्या निर्देश देगी, डायरेक्टिंग हिम टू परफॉर्म दैट मिनिस्ट्रियल एक्ट एंड रिपोर्ट देयर ऑन टू द कोर्ट, उसको निर्देश देगी कि आप उस कार्य को करो और अपने जो रिपोर्ट है वो इस न्यायालय को दो। सब रूल 2 कहता है कि द प्रोविजन ऑफ रूल 10 ऑफ दिस ऑर्डर शैल अप्लाई इन रिलेशन टू द कमिश्नर। ये वही बात है कि जो कमिश्नर्स के ऊपर रूल 9 में हमने अपॉइंट किया था, जो रूल लगेंगे वो रूल यहाँ भी कमिश्नर के ऊपर लागू होंगे। अभी बात करेंगे रूल 10C, कमीशन फॉर द सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए सेल कब होता है, जब न्यायालय ने डिक्री के हिसाब से किसी की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, उसे सेल करना पड़े, वो टाइम पे अपनी लायबिलिटी को पूरी ना करे तो उसकी प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है, और भी दूसरे रीजन हो सकते हैं। तो जब किसी मुकदमे में इन एनी सूट इट बिकम्स नेसेसरी टू सेल एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, जब ये जरूरी हो जाता है कि किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना जरूरी है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ मूवेबल प्रॉपर्टी की, और मूवेबल प्रॉपर्टी सीपीसी में कहाँ डिफाइन है, ये क्वेश्चन भी अगर कोई पूछ ले आपसे तो सेक्शन 2 के सब सेक्शन 13 में डिफाइन है। कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2 के सब सेक्शन 13 में डिफाइंड है कि व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने बीच में कर लिया। विच इज इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट, ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो कोर्ट की कस्टडी में है, पेंडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट, और जो मुकदमा है उसका अभी कोई निपटारा नहीं हुआ है, एंड विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली प्रिजर्व, द कोर्ट में इफ सो रीजन टू बी रिकॉर्डेड, इट इज इन द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी और एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। देखिए सेम तरह की लैंग्वेज है, आपको मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो लिखना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आपको एक ही तरह की लैंग्वेज लिखनी है इसमें। अगर न्याय की दृष्टि से न्यायालय को ऐसा उचित लगता है तो उसका रीजन रिकॉर्ड करेगा, और अगर वो कन्वीनियंट नहीं है तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, एक ही काम है यहाँ पे हमारा
कि वो कमीशन इशू कर देगा किसी ऐसे व्यक्ति को जैसा उसको उचित लगता है, और इसे क्या निर्देश देगा कि तुम इसको सेल को करो, भाई इसको तुम सेल कर दो और अपनी रिपोर्ट न्यायालय में सबमिट करो। यहां तक आपको रूल 10C का सब रूल 1 क्लियर हो गया। अभी देखते हैं सब रूल 2। सब रूल 2 देखिए, तीनों रूल में 10 के जो पार्ट है सब में सेम है कि जो प्रोविजन है रूल 10 के वो क्या है, किसी कमिश्नर जो इसको हम अपॉइंट करेंगे वो उस पर उसी तरह से अप्लाई होंगे जैसे कि आपके रूल 9 में हो रहे थे। सब रूल 3 भी है यहाँ पे एक कि एवरी सच सेल shall be held as far as may be in accordance with the procedure prescribed for the sale of movable property in the execution of decree। देखिए, डिक्री का जो एग्जीक्यूशन हुआ है कहाँ पढ़ते हैं हम इसको, ऑर्डर 21 में, ठीक है। और एग्जीक्यूशन आप सेक्शन में कहाँ से कहाँ पढ़ते हैं, आपके 36 से लेकर सेक्शन 74 तक पढ़ते हैं सीपीसी में। इनको भी साथ साथ नोट कर ले, ऐसी चीज़ों जब भी कुछ आता है तो ये आपके प्री एग्जाम के लिए आपकी बहुत हेल्प करते हैं, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि कोई भी ऐसी सेल वो जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है उसी हिसाब से होनी चाहिए, भाई जो डिक्री में लिखा आपने वो उसी हिसाब से होनी चाहिए। यहाँ आपका रूल 10C खत्म हो गया है। हमने यहां तक देखा कि कमीशन फॉर द लोकल इन्वेस्टिगेशन। अभी हम बात करेंगे कमीशन टू एग्जामिन दी अकाउंट्स। ये आदेश 26 के नियम 11 और नियम 12 में बताया गया है। देखिए, रूल 11 कहता है कि कमीशन टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स, भाई कुछ अकाउंट्स के एडजस्टमेंट करनी है, अकाउंट्स को एग्जामिन करना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो बिफोर द कोर्ट हो पाए, तो वहां भी कमीशन इशू करना पड़ता है। बेरेक्ट क्या कहता है, इन एनी सूट इन विच द एग्जामिनेशन और एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट इज नेसेसरी। किसी मुकदमे में कुछ अकाउंट्स का एडजस्टमेंट करना या उसका एग्जामिनेशन करना आवश्यक है, तो कोर्ट क्या करेगा, समन इशू कर देगा। किसको करेगा, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे वो उचित समझता है, और क्या निर्देश देगा कि एग्जामिनेशन करो भाई इसका अकाउंट्स का, और या फिर वो एडजस्टमेंट करो जैसी आवश्यक हो न्याय की दृष्टि से। ये आपका नियम 11 है। नियम 12, कोर्ट टू गिव कमिश्नर नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस। कोर्ट जो है कमिश्नर को नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, कमिश्नर कौन है, जो जिसको कमीशन इशू किया गया है। The court shall furnish the commissioner with such part of the proceeding and such instruction as appear necessary, and the instruction shall distinctly specify whether the commissioner is merely to transmit the proceeding which he may hold on the inquiry, or also to report his own opinion on the point referred for examination। देखिए, यहाँ बहुत सिंपल सी बात है, द कोर्ट सेल फर्निश द कमिश्नर। कमिश्नर को क्या देना है, इंस्ट्रक्शन देनी है। कैसे इंस्ट्रक्शन देनी है कि सच इंस्ट्रक्शंस एज अपीयर्स नेसेसरी, ऐसे इंस्ट्रक्शन जो जरूरी है, एंड द इंस्ट्रक्शन सेल डिस्टिंक्टली स्पेसिफाई, और उन इंस्ट्रक्शंस में, उन निर्देशों में ये क्लियर होना चाहिए कि भैया जो आप प्रोसीडिंग करोगे वो खाली आपको, आप जो एग्जाम इंक्वायरी दी गई वही करनी है, या फिर साथ में आपको अपना ओपिनियन भी बताना है, ये वहां पे क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, प्रोसीडिंग एंड रिपोर्ट टू बी एविडेंस। जो प्रोसीडिंग होगी वो रिपोर्ट होगी, वो क्या होंगी, एविडेंस होंगी। तो कोर्ट में डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी, द प्रोसीडिंग एंड द रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर शैल बी एविडेंस इन द सूट बट वेयर कोर्ट हैज रीजन टू डिससेटिस्फाई। ये वही बात करता है कि अगर न्यायालय डिससेटिस्फाइड है तो वो फर्दर इंक्वायरी के लिए बोल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर सेक्शंस के बारे में बात करेंगे और हम कमीशन को कंप्लीट करेंगे उसमें। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ।